So good morning to all of you once again. And now I'm going to present my screen. Please let me know, is it visible to you or not? Is it visible to the entire class? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you. See, so far what we have discussed about the organization behavior. What is organization behavior? What is their importance? Why we should study the organization behavior? What are the different disciplines which have contributed in the organization behavior? Then we have discussed the perception. I hope there is no doubt in these two topics. अगर किसी को कोई डाउट है तो हम आप लोग पूछ सकते हैं, हम वहीं से शुरू करेंगे. If there is no doubt, then today I can start with the new topic, that is organizational theories. We all know. मैम Yes, yes, मैम Deepak, एक बोलिए. बार मैम एक बार जो आपने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, एक बार मैम शॉर्टली रिवाइज कर दीजिए उसको, थोड़ा और Okay, क्लियर हो जाए. okay, sure, Deepak. See, perception में जो हमने पढ़ा है, that is what we meant by perception. Perception क्या होता है? Fine. Then we have discussed the process of perception. Perception का process क्या है? कैसे आप स्टिमुलाई को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेते हैं, फिर वो आपके ब्रेन पे जाता है. I think there is some. Then after getting the stimuli from the external environment, we organize that stimuli. हम उस stimuli को organize करते हैं. हमसे मतलब है nervous system. Then we used to give the interpretation to that external stimuli. आप उस external stimuli को interpretate करते हैं. Interpretate किस लिए करते हैं? ताकि हम उसे कोई meaning दे सके. ऑन द बेसिस ऑफ दैट मीनिंग आप या तो कोई एक्शन लेते हैं, कोई जजमेंट बनाते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं. दैट इज एंटायरली बेस्ड अपॉन दैट इंटरप्रिटेशन कि आपने इंटरप्रिटेट कैसे किया है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इंटरप्रिटेट किया कि इफ आई टच फायर तो आई विल गेट बर्न्ड. अगर मैं आग को टच करूंगी तो मैं जल जाऊंगी, तो ऑब्वियसली मेरा एक्शन ये होगा कि आई विल नॉट टच फायर. तो मेरा एक्शन किस पे बेस्ड है? बेस्ड अपॉन माई इंटरप्रिटेशन, क्योंकि मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन में ये समझा है कि द मूवमेंट आई विल कैच फायर आई विल बी बर्न. सो दैट वाज योर परसेप्शन प्रोसेस. फिर हमने देखा कि परसेप्शन में व्हाट आर द डिफरेंट एरर्स. एरर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका स्टीरियोटाइपिंग. स्टीरियोटाइपिंग आप जैसे किसी एक कैटेगरी को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को, किसी कुछ लोगों के से आपने इंटरेक्ट किया या कुछ लोगों के बारे में आपका अजम्पशन है, उस अजम्पशन को आप जनरलाइज कर देते हैं. आप पूरी के पूरी एक कैटेगरी पे, एक जेंडर पे वो जनरलाइज करके बोल देते हैं. लाइक वी यूज्ड टू से कि विमेन्स आर गुड होम मेकर. विमेन्स बहुत अच्छी तरह घर को संभालती हैं. वेयर इट इज रिटन नो वेयर मेंस आर आल्सो गुड होम मेकर. बट ऑन द बेसिस ऑफ आवर assumption, लाइक आपने अपनी मामा को देखा, आपने अपनी ग्रैंड मदर को देखा, उन अजम्पशन के बेसिस पे आपने इस स्टेटमेंट को जनरलाइज कर दिया कि ओके फाइन विमेन्स आर गुड होम मेकर. या जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि समटाइम्स वी यूज टू थिंक ओके फाइन, और जैसे आपने जनरलाइज कर दिया किसी भी यूपी बिहार के लोगों के लिए, लोग जनरलाइज कर देते हैं कि ओके फाइन दे आर नॉट एट ऑल एजुकेटेड, वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, लाइक या फिर उन पे ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेकार होता है. वेयर इट इज रिटन. और वी कैन टेक द एग्जाम्पल, यानी अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ के आया है तो आपने एक जनरलाइज कर दिया स्टेटमेंट एंड यू सेड कि ये जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड से पास होके आते हैं इनका कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल अच्छा नहीं होता. दिस इज जनरलाइजेशन. कुछ लोगों का आपको एक्सपीरियंस हुआ और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपने अज्यूम कर लिया कि जो भी बच्चा राजस्थान बोर्ड से पास होके आएगा या यूपी बोर्ड से पास होके आएगा उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा. दिस इज योर स्टीरियोटाइप. फिर हम बात करते हैं हेलो और हॉर्न अफेक्ट में. देखिए हेलो अफेक्ट में क्या है,
आपके आपका कोई भी एक पॉजिटिव ट्रेट अगर मैं आपको परसीव कर रही हूँ या आप किसी और को परसीव करें, तो किसी भी पर्सन का या किसी भी ऑब्जेक्ट का आप एक पॉजिटिव ट्रेट देखते हैं और बाकी सारी चीजें होती हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं, यू डोंट बॉदर अबाउट दैट, और उस पॉजिटिव ट्रेट के बेसिस पे आप अपना पूरा डिसीजन या जजमेंट दे देते हैं। आपने सिर्फ किसी को ये देखा कि वो किसी नॉनवेज की शॉप में जा रहा है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टेकन द डिसीजन, ओके फाइन, ही और शी इज नॉन वेज, आपने देख लिया। अब आपने ये देखा, आपने ये पूरा डीपली एनालाइज नहीं किया वेदर ही और शी कंज्यूम दैट और नॉट, दैट इज द एंटायरली डिफरेंट थिंग, बट ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगल ट्रेड। या जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में है, अगर कोई पर्सन बहुत डिसिप्लिन्ड है या पंचुअल है या हार्ड वर्किंग है, तो हार्ड वर्किंग डजंट मीन दैट ही इज अ रिलायबल। देखिए, हार्ड वर्किंग होना यानी आप बहुत मेहनती हैं, और रिलायबल ट्रस्टवर्दी होना कि मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ, आप भरोसे के लायक हैं। ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैं एज अ मैनेजर हूँ, मैंने देखा दीपक क्योंकि हार्ड वर्किंग है, तो मैंने सिर्फ एक पॉजिटिव ट्रेट आपका देखा और मैंने ये भी सोच लिया कि चलिए इस पूरे इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दीपक को दे सकते हैं, हम इन पर भरोसा कर सकते हैं, या कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हम दीपक के साथ शेयर कर सकते हैं बिकॉज ही इज ट्रस्टवर्दी। लेकिन ये आपको कैसे पता चला कि वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं? क्योंकि मेरे दिमाग में जो आपकी इमेज बनी हुई है वो ये है कि दीपक हार्ड वर्किंग है, तो अगर दीपक के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वालिटी है तो आई एम इग्नोरिंग दैट नेगेटिव क्वालिटी। अब जस्ट आपका जो एक पॉजिटिव ट्रेट है वो आपकी सारी नेगेटिव क्वालिटीज को क्लाउड कर देता है। इसका बिल्कुल अपोजिट है आपका हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट में आप क्या करते हैं, आप किसी भी पर्सन की एक नेगेटिव क्वालिटी को, एक नेगेटिव क्वालिटी देखते हैं और उसकी जितनी भी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं उन्हें भूल जाते हैं। आपको सिर्फ एक कमी दिखाई दे रही है तो आपके लिए वो इंसान बेकार है, फालतू है, किसी चीज में अच्छा नहीं है, एक नेगेटिव क्वालिटी के बेसिस पे आपने अपना जजमेंट बना लिया। फिर आता है आपका सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन यानी आपको जो आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो लाइकिंग्स है, उसके बेसिस पे आप चीजों को परसीव करते हैं। आप चीजों को कंप्लीटली परसीव नहीं कर रहे हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है उतना उतना आप परसीव कर रहे हैं, जबकि चीजें तो कंप्लीट हैं लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है मैंने वो परसीव किया। कोई इंस्टीट्यूट या कोई ऑर्गेनाइजेशन एज अ कंप्लीटली परसीव नहीं कर रहे। आप ये नहीं कह रहे कि ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है या बुरी है, नो, व्हाट यू आर सेइंग, ऑर्गेनाइजेशन का तो बाद में नाम आएगा, मेरा मैनेजर अच्छा नहीं है। तो ये हो सकता है आपका मैनेजर अच्छा नहीं है, आपको क्योंकि अपने मैनेजर से कुछ प्रॉब्लम है या वट एवर इट इज, हो सकता है आपका मैनेजर आपको पसंद नहीं करता, इस वजह से आप भी उसको डिसलाइक करते हैं। तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिसलाइक आपने पूरा एलिगेशन ऑर्गेनाइजेशन पे लगा दिया। आपने क्या कहा, नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन ही अच्छी नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो सकता है बहुत अच्छी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत अच्छी सैलरी ऑफर करता हो, बट डिस्पाइट ऑफ दैट हम अपने सेलेक्टिव परसेप्शन के बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं। मतलब जो चीज मुझे ठीक लगती है, जो चीज मुझे सूट करती है, उसके बेसिस पे मैंने अपना डिसीजन ले लिया। हम बाकी चीजें जो उससे रिलेटेड है उनको नहीं देखते। इसीलिए जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक मैनेजर है, उसकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, तो सेलेक्टिवली परसीविंग अगर करनी है, मान लीजिए उसके अंदर 6 या 7 सबॉर्डिनेट्स हैं, तो जो लोग मुझे बहुत पसंद है उनकी तो उनका कोई भी काम जो ऑर्डिनरी वर्क है, नॉर्मल वर्क है, रूटीन वर्क है, उसे भी मैं हाईलाइट करी हूँ, क्योंकि सेलेक्टिवली मैं परसीव करी हूँ कि अरे इनको तो मुझे हाईलाइट करना, दे आर द गुड एम्प्लॉइज। और मे बी जो अदर सबॉर्डिनेट्स हैं मेरे, वो कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट एवरी टाइम आई एम जस्ट इग्नोरिंग इट। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं टॉप मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्मेशन पास करूँ कि दे आर द गुड एम्प्लॉय, क्योंकि मैं नहीं चाहती उनका कोई प्रमोशन हो। इसी तरह मैंने आपको कल मूवी का भी एग्जाम्पल दिया था कि मूवी है, अगर कोई मूवी है तो उसमें से आप अपने इंटरेस्ट पे देखते हैं। अगर किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि भाई मुझे बहुत कम टाइम में, इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आई वांट टू अर्न मनी, तो आपने क्या देखा उस मूवी में, जहाँ पे दिखाया गया कि हाउ यू कैन अप्लाई द ट्रिक्स, आप ट्रिक्स अप्लाई करके कैसे जल्दी से यू कैन अर्न द वेल्थ, आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो आपने पूरी मूवी में से उस चीज पे, उस पर्टिकुलर चीज पे बहुत फोकस किया।
किसी को अगर ऐसा लगता है कि मेरे को एथिकल वैल्यूज में ज्यादा इंटरेस्ट है या मॉरल वैल्यूज में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो मोरालिटी, जो उस मूवी में कहीं अगर मोरालिटी आ रही है, वो उस चीज पे फोकस करेगा। तो व्हाट इज दैट, आप सेलेक्टिवली, यानी आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे परसीव करते हैं। ऑल्दो इंफॉर्मेशन वो कंप्लीट है, लेकिन हमें जो अच्छा लग रहा है हम उसके बेसिस पे परसीव करते हैं, हमें जो पसंद है। दैट इज व्हाट वी मेंट बाय द सेलेक्टिव परसेप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी नो कि आप इनका यूजेस, कि आप ये परसेप्चुअल एरर है तो ये कैसे आपका रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप ये रिक्रूटमेंट करते वक्त, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एक एरर है रीसेंसी अफेक्ट। अगर इंटरव्यू में आपने रीसेंसी अफेक्ट हो, जो पैनलिस्ट है या जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू लेते वक्त इंटरव्यू को ये सोच के सेलेक्ट कर ले कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मे भी हो सकता है आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, थैंक यू योगेश, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मे बी दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर दैट जॉब। आपने सिर्फ इंप्रेशन के बेसिस पे उसको सेलेक्ट किया है, दैट इज अ परसेप्चुअल एरर। आपने यही नहीं देखा डज दैट पर्सन हैव दैट एबिलिटी टू डू दैट जॉब। आपने क्या देखा कि एक बहुत बिजनेस सूट में पहन के वो आया है, परफेक्ट अटायर है, परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत अच्छा, हमें उसका प्लीजिंग सा पर्सनालिटी लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत इंप्रेशन बड़ा पॉजिटिव सा पड़ रहा है, लेट हायर दिस पर्सन। अब हमें क्या पता कि कल को अगर उसको लेक्चर डिलीवर करने के लिए बोला जाए तो उसको डोमेन नॉलेज अपने सब्जेक्ट का है भी या नहीं। हाउ वी केम टू नो दैट, हमने तो ये जज ही नहीं किया, हमने तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन उसको जॉब दे दिया। तो दीज आर द परसेप्चुअल एरर्स जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए जब भी हम कभी किसी पर्सन की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं या हम पर्सन को रिक्रूट या सेलेक्ट कर रहे हैं, तब इन सारे जो परसेप्चुअल एरर्स हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इन परसेप्चुअल एरर्स के साथ चलेंगे तो लार्ज part of the, or the, what we can say, the large number of employees of the organization, they will not be at all happy with your organization। आपकी organization से वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। और आप देखिए, this is the reason why people are dissatisfied in the private sectors। ऐसा क्यों है कि लोग private sectors में dissatisfied है इतना ज्यादा? even कुछ लोग तो अब government organizations में भी dissatisfied है। आप, we are not going deep into that, but let's take the example of a private sector, why they are not happy with this कि भाई ठीक है मेरे पास जॉब है, I'm happy with that, I'm doing my work, I'm getting my salary, that's it। but somewhere they are facing all these discriminations, somewhere they are facing these perceptual errors which is used by the top management or the middle management, so they have to face all these things। आपको ये frequently face करना पड़ता है। इसीलिए आप देखिए ऑर्गेनाइजेशंस में टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। जब भी एम्प्लॉय, इट्स टू रेयर अंटिल अनलेस, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ना हो, तो इट्स टू रेयर कि आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब पे स्टिक रहे बहुत लॉन्ग टेन्योर के लिए। मतलब एक ही जॉब पे आपको आज प्लेस किया गया और आप 10 to 15 और 15 to 20 years उसी जॉब पे स्टिक रहे। Why it is so? Because the number of times the people experience that somewhere they are facing these perceptual errors or they are becoming the victim of these perceptual errors। मेरी परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी है, लेकिन आप मुझे कभी भी मुझे रिव्यू नहीं करते, कभी भी पॉजिटिव रिव्यू नहीं करते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक माइंड में एक स्टीरियोटाइपिंग है कि अरे नहीं, विमेन दे आर नॉट एट ऑल गुड। ओके बिकॉज वी वर एक्सप्लेनिंग योगेश, तो विमेन्स जो है वो गुड नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल गुड फॉर दिस जॉब। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो होती है, वी शुड अवॉइड दिस परसेप्चुअल एरर्स। इन परसेप्चुअल एरर्स को आप जितना कम करेंगे, जितना अवॉइड करेंगे, उतना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। नाउ इज दैट क्लियर दीपक? एनी डाउट? नो मैम। ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज पढ़ते हैं। देखिए, see there are basic 3 theories of organizational behavior। इनको कैटेगराइज किया गया है। these are classical theory, neoclassical theory and the modern management theory। under the classical theory we have 3 theories again, that is the bureaucracy theory which is given by Max Weber, then your scientific management theory which was given by F.W. Taylor, and then your process management theory or the administrative theory which was given by Fayol।
In the neoclassical theory, the first theory was given by human relation theory, and that was given by Alton Meyer. Then your behavioral science theory, and this was given by Maslow and McGregor. Then your modern management theory, और इसके अंदर बहुत सारी theories हैं. But let me tell you the difference between them. हालांकि हम इन सारी theories को डिटेल में कवर करने वाले हैं, लेकिन फिर भी I just want कि you should understand the basic difference between these theories. See, in the classical theory, there is nothing but we are treating the employees, the human being as a tools of production. हम हमेशा क्लासिकल थ्योरीज के अंदर ये मान के चलते हैं कि ह्यूमन बीइंग की कोई सोशल नीड नहीं है. ह्यूमन बीइंग डजंट हैव एनी इमोशंस. यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप आते हैं तो यू वुड बी ट्रीटेड लाइक अ मशीन. मैं आपको एज अ मशीन ट्रीट करूंगी. आई डोंट बॉदर अबाउट योर इमोशंस, अबाउट योर सोशल नीड. मुझे आपकी सोशल नीड की कोई परवाह नहीं है, मुझे आपके इमोशंस की कोई परवाह नहीं है. आई डोंट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज व्हाट आई केयर इज अबाउट प्रोडक्शन. मुझे किस चीज से फर्क पड़ता है? मुझे प्रोडक्शन से फर्क पड़ता है कि मेरा प्रोडक्शन कम नहीं होना चाहिए, मेरा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, वो किसी भी कॉस्ट पे हो. एंड दिस इज what we will be discussing in the classical theories. ये चीजें हम क्लासिकल थ्योरीज में डिस्कस करेंगे. तो द क्रक्स इज दैट कि क्लासिकल थ्योरीज में आप ह्यूमन बीइंग की किसी भी सोशल नीड को, किसी भी इमोशनल नीड को कंसीडर करके नहीं चल रहे. लेकिन व्हेन वी कम टू द नियो क्लासिकल थ्योरी, तो नियो क्लासिकल थ्योरीज में जो ऑथर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, समवेयर दे हैव रियलाइज्ड दैट ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल. वो एक सोशल एनिमल है एंड दे हैव द सोशल नीड्स. उनकी कुछ सोशल नीड्स हैं एंड इफ वी आर नॉट गोइंग टू फुलफिल दोज सोशल नीड्स, तो हम ये नहीं कह सकते अगर हम उनकी सोशल नीड्स को फुलफिल नहीं करेंगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इनहांस हो जाएगी या इम्प्रूव हो जाएगी. जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब क्लासिकल थ्योरी के अंदर मुझे ये मानना है कि यू आर लाइक अ टूल, यू आर लाइक अ मशीन. I have hired you for the production. So I can say कि आप लोग जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो you can't waste the time in discussing with each other. या आप एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे. What I am doing, I am just ignoring your social need. ये एक सोशल नीड है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, ज्यादा या कम, that is the another thing. Maybe the few people they like to discuss or they like to elaborate their discussion. बट जो लोग रिजर्व है या शाय है वो भी कम से कम मिनिमम इंटरेक्शन तो चाहते ही है. मतलब अगर कोई क्लास में स्टूडेंट बहुत शाय है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कभी किसी को हाय हेलो भी नहीं बोलेगा, एल्स उसको पता ही नहीं चलेगा अगर वो किसी दिन एब्सेंट हो गया. तो ऑब्वियसली ये हमारी एक सोशल नीड है कि हम ग्रुप्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ड अपॉन आवर लाइकिंग, बेस्ड अपॉन आवर कल्चर और बेस्ड अपॉन आवर रिलीजन, व्हाटएवर इट इज. तो हम ग्रुप्स बनाते हैं. और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरी क्लास में, अगर मेरी इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ना है, तो यू आर नॉट सपोज टू मेक द ग्रुप्स. यू विल कम हियर, यू विल टेक द क्लास, आई विल गिव यू द असाइनमेंट, यू विल सबमिट द असाइनमेंट एंड विल गो बैक. इट मीन्स आई एम जस्ट ट्रीटिंग यू एज अ मशीन. ऑब्वियसली समवेयर यू विल फील कि किस तरह की लाइफ हम जी रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ अ लाइफ वी आर लीडिंग. तो इवेंचुअली आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम जो आप असाइनमेंट कर रहे होंगे या जो आप टेस्ट कर रहे होंगे उसमें आपका एफिशिएंसी जो है कम हो जाएगा. यू विल नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन दैट. हाँ, मुझे काम करना है बिकॉज माई सैलरी इज डिपेंडेंट ऑन दैट. यानी अगर आपके मार्क्स उस पर डिपेंडेंट है, यू विल डू दैट, बट समवेयर यू विल लूज द इंटरेस्ट. आपका इंटरेस्ट चला जाएगा एंड यू विल नॉट फील अटैच्ड विद दैट ऑर्गेनाइजेशन. आप कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन से अटैच नहीं हो पाएंगे. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम नियो क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो नियो क्लासिकल थ्योरी में वी नो एज अ ह्यूमन बीइंग यू हैव सम सोशल नीड्स. आपकी सोशल नीड्स है, सो वी आर अलाउइंग यू, वी आर परमिटिंग यू कि ठीक है आप अपनी फ्रेंडशिप कीजिए, आप अपने ग्रुप्स बनाइए बेस्ड ऑन योर लाइकिंग्स. दैट इज एंटायरली अप टू यू. फॉर्मल ग्रुप अलग है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप भी बनाते हैं, दैट इज अप टू योर डिस्क्रिशन. वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन दैट. It means we are respecting your needs. हमें अगर किसी भी एम्प्लॉय को, मेरे किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है, उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, क्लासिकल थ्योरी के अंदर तो हम उसको अवॉइड या इग्नोर करके चले क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन नियो क्लासिकल थ्योरी में वी आर एंटरटेनिंग दैट प्रॉब्लम, वी आर लिसनिंग दैट प्रॉब्लम. हम उस प्रॉब्लम को
कंसीडर कर रहे हैं, एंड इफ वी कैन डू समथिंग, वी आर प्रोवाइडिंग दैट सपोर्ट टू दैट एम्प्लॉय, इट मींस वी आर giving the respect to our employee, we are treating them as a family member. So that is the neoclassical theory. Then that comes your modern management theory, और modern management में हमने ये माना कि अब जनरली पहले ये मान के चला जाता था कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सी वी यूज्ड टू थिंक जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वी हैव नंबर ऑफ रिसोर्सेज, यानी मैन है, मशीन है, मनी है, व्हाटएवर टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग, इन सारी चीजों को रॉ मटेरियल आप यूज करके काम कर रहे हैं, जो भी आपको प्रोड्यूस करना है। यानी अगर मेरी टेक्सटाइल की ऑर्गेनाइजेशन है तो व्हाटएवर द क्लोथ और व्हाटएवर द आई मीन द आइटम, द फिनिश गुड आई एम प्रोड्यूसिंग, दैट्स इट, मेरे एम्प्लॉयज हैं। बट इट इज नॉट सो। हमारा कहना ये है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में कि अगर आउटसाइड द इन्वायरमेंट कोई भी चेंज होता है, यानी अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है, अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कौन सा है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, आपका सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखिए अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करें, अगर गवर्नमेंट कोई नया रूल्स रेगुलेशंस लेके आती है, अगर कोई लेजिस्लेशन लेके आती है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इफ दे वांट कि अगर उस कंट्री में उनको रन करना है तो उनको उस लेजिस्लेशन को, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना पड़ेगा। दे हैव टू अबाइड बाय दैट रूल्स एंड रेगुलेशन। अब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन। जब तक कोविड-19 नहीं था, मुझे नहीं लगता, आई मीन रेयरली देयर आर फ्यू इंस्टीट्यूट जहाँ पे कुछ एग्जीक्यूटिव्स के लिए हो सकता है कुछ ये वर्चुअल क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस होती थी, लेकिन पैंडेमिक सिचुएशन हुआ एंड द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड कि फाइन वी विल नॉट हैव द फिजिकल क्लासेस। फाइन, अब से हमारे यहाँ फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी। वी नो कि ऑल द कॉलेजेस, ऑल द इंस्टीट्यूट, दे आर ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ द गवर्नमेंट हैड मेड दिस लेजिस्लेशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट पे या इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक कंडीशंस पे या सोसाइटी का जो कल्चर है उस पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती है, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उस पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स पे नहीं है। अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू चेंज देमसेल्फ, अपने आप को चेंज करना है उनको। तो ऑब्वियसली जब कहा गवर्नमेंट ने कि यू कैन नॉट गो फॉर द फिजिकल क्लासेस, तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को चेंज किया एंड दे हैव स्टार्टेड द वर्चुअल क्लासेस और द ऑनलाइन क्लासेस। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम में काम करती है जहां वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनसे अफेक्टेड होती है। So this I have told you the crux of the theories. ये अभी crux है, we'll deal in detail. Now the first theory under the classical theory is the scientific management theory, and this was given by F.W. Taylor. And the F.W. Taylor, they actually he was a what we can say, he was also working, he was a production manager I think in some factory, and what he noticed that there Madam, was yes मैडम थ्योरीज जो है वो एग्जाम में क्या डिप्टो लिखना पड़ेगा या खुद से? नहीं, इट इज नॉट सो, एंड प्लीज डोंट वरी। मैं थ्योरीज छोड़िए, मैं किसी भी बात के लिए आपसे ये नहीं कहूंगी कि प्लीज आप मगअप कीजिए और लिखिए, बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। आप समझ लीजिए चीजों को। हमारा मोटो ये है, हमारा मोटिव ये है कि हमें चीजों को समझना है। वी डोंट हैव टू मग अप ऑल दोस थिंग्स। रटना नहीं है बच्चा, मैं किसी को मग अप नहीं करना है। यस, okay, so F.W. Taylor, what he noticed when he was working in that organization कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी वजह से, बिकॉज दे आर इनएफिशिएंट, वो बहुत इनएफिशिएंट है और उनकी इनएफिशिएंसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं होता है। तो उनको लगा कि हम व्हाट कैन बी द बेस्ट वे, एक सही तरीका क्या हो सकता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और वो चीप भी हो, यानी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम लगे लेकिन बेस्ट मेथड हो ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। सो दिस वाज द थिंग व्हिच वाज what we can say which was originated in the mind of the F.W. Taylor। तो यहाँ से उनके माइंड में ये आइडिया इंसेप्ट हुआ
तो व्हाट ही थिंक, ये तो उनके कोट है, लेट्स कम टू दिस फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, व्हाट दे हैव डन कि सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। पहले क्या होता था, पहले ऑर्गेनाइजेशंस में इफ देयर इज अ वर्कर, तो जो वर्कर वर्क करता था वही प्लान करता था कि हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट वर्क, मैं इस काम को कैसे करूंगा, दिस इज माय डिस्क्रिप्शन, ये मेरा चॉइस है। एफ.डब्ल्यू. टेलर का ये कहना था कि हमें प्लानिंग और डूइंग को अलग करना है, यानी प्लान करने वाले लोग कि जो ये बताएंगे इस काम को कैसे करना है वो अलग होंगे, और जो लोग काम करेंगे, जो वर्कर्स होंगे वो अलग होंगे। इसका सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि आप क्या करेंगे, आप सुपरवाइजर, यहाँ पे सुपरवाइजर होगा जो ये डिसाइड करेगा, सॉरी, यहाँ पे सुपरवाइजर होगा जो ये डिसाइड करेगा कि आपको क्या काम करना है, वो प्लान करेगा कैसे काम करना है, आई थिंक, और जो वर्कर्स होंगे वो उस काम पे काम करेंगे। तो इससे हमारा क्या है, इससे हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। और क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वर्कर्स के ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो ऑब्वियसली इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको जिस तरीके से काम करना अच्छा लगेगा आप उस तरीके से काम करेंगे। फिर था फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप का मतलब है कि उन्होंने सोचा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिफरेंट टास्क हैं, जितने भी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, हर एक के लिए अलग अलग सुपरवाइजर होगा। लेट मी शो यू इन दिस पिक्चर इफ आई हैव लाइक दिस, यानी अगर सुपरवाइजर, यहाँ पे देखिए ये वर्कर है, अगर रूट क्लर्क होगा वो अलग होगा, इंस्ट्रूमेंट कार्ड क्लर्क होगा वो अलग होगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क अलग होगा, डिसिप्लिन से रिलेटेड अगर कोई क्लर्क है तो वो अलग होगा, स्पीड बॉस अलग होगा, इंस्पेक्टर अलग होगा, मेंटेनेंस अलग होगा, गैंग बॉस अलग होगा। तो यानी कि आपकी सारी चीजें रिलेटेड टू ईच एंड एवरी एक्टिविटी आपने इतने सारे लोगों को अलोकेट किया है, सो दैट वर्कर्स सिंपली दे हैव टू डू द जॉब। लेकिन अब होगा क्या कि इफ यू हैव गिवन सो मेनी सुपरवाइजर, इतने सारे सुपरवाइजर आपने अलोकेट कर दिए, एक बेचारा वर्कर, इट मीन्स सिंपली ही विल बी गेटिंग द कमांड फ्रॉम सो मेनी बॉसेस, इतने सारे बॉसेस से उसको कमांड मिलेगा, तो उसका दिमाग तो वैसे ही नहीं चलने वाला। ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे मेंटेनेंस वाले का सुनना है या डिसिप्लिन वाले का सुनना है, या मुझे इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करना है या मुझे लेट्स सपोज ये इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करना है। तो ही विल बी इन कंफ्यूजन, दैट इज द लिमिटेशन, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। लेकिन उनका कहना यह था कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं वर्कर्स से रिलेटेड, उसके लिए आप अलग अलग सुपरवाइजर्स अपॉइंट कीजिए। देन जॉब एनालिसिस, देखिए हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, देयर इज अ स्टैंडर्ड वे टू डू अ वर्क। एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना था कि वो स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग वर्क वो हमें देखना होगा, वो हमें डिसाइड करना होगा, एंड वी हैव टू एंश्योर कि एम्प्लॉइज आर ऑब्लाइज्ड टू डू दैट वर्क इन सच अ मैनर। यानी आप अपने तरीके से काम नहीं कर रहे, प्लानिंग तो हमने कर दी, हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी आपको बना के दे दिया, स्टैंडर्ड बता दिया कि इस तरीके से काम करना है, एंड यू आर सपोज टू अबाइड बाय दैट स्टैंडर्ड। देन स्टैंडर्डाइजेशन, अब स्टैंडर्डाइजेशन जो है अब जॉब के टर्म्स में ही नहीं करें, स्टैंडर्डाइजेशन इन टर्म्स ऑफ टूल्स ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ मशीन्स ऑल्सो। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि वर्कर काम कर रहा है, पहले वो टूल एक्स लेके गया, उसने देखा कि ओके फाइन, इफ दैट टूल इज ओके और नॉट, उसने लगा नहीं टूल एक्स से काम नहीं हो रहा, लेट्स गो बैक, विल लुक द टूल वाई, देन टूल जेड। नो, इट इज नॉट सो। तो टूल स्टैंडर्डाइज कर दिए गए कि वेल्डिंग के लिए अगर ये टूल है तो ये यूज होगा, हैमरिंग के लिए अगर ये टूल है तो ये हैमर ये वाला यूज होगा, फॉर द स्मॉल, फॉर द बिग, बेस्ड अपॉन देयर साइज। तो हर टूल को, हर मशीन को, हर इक्विपमेंट को स्टैंडर्डाइज कर दिया आपने, सो दैट जो टाइम है वो आपका वेस्ट ना हो। फिर उनका कहना था कि साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, यानी आप ये नहीं कह सकते अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि whosoever is coming we will appoint them as a worker, हम उन्हें वर्कर बना लेंगे whether they know how to do the work or not, but what we are doing एक साइंटिफिक मेथड होगा वर्कर्स को सेलेक्ट करने का। एंड इफ यू हैव एनी मैन पावर इन योर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंगली, अगर आपके पास कुछ ऐसी मैन पावर है जिसे आपने साइंटिफिकली सेलेक्ट नहीं किया है, तो एटलीस्ट यू प्रोवाइड सम ट्रेनिंग टू देम सो दैट दे शुड नो हाउ टू डू देयर जॉब। तो आप उन्हें कोई ट्रेनिंग दिलवाइए ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि उन्हें काम कैसे करना है। क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आ रहा था, वी आर अपॉइंटिंग देम एज अ वर्कर irrespective of that whether they know
that job, whether they know how they have to perform the task. We are giving everybody a job of a worker. हर किसी को हम as a worker की job दे रहे थे. Then your financial incentives. फाइनेंशियल इंसेंटिव, अब प्रॉब्लम क्या था, जब भी वर्कर्स को ये बोला जाता था कि आप प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, तो देखिए अगर आपने ये कहा कि 9 to 5 आपको किसी जॉब पे रखा गया, लेट्स सपोज दीपक 200 पीसेस प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन, और थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं सुष्मिता शी प्रोड्यूसेस 180 पीसेस इन अ डे. इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि दीपक ने 20 पीसेस ज्यादा प्रोड्यूस किए हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम ये है कि बिकॉज यू ऑल रिपोर्टेड एट द 9 एंड यू ऑल विल बी लीविंग एट 5, तो वो टाइम स्पेंड जो था दैट इज ओनली 7 आवर्स. तो मैं क्या कर रही हूँ, दोनों को सेम वेजेस या सेम सैलरी दे रही हूँ, सेम वेजेस या सेम सैलरी. तो समवेयर दीपक विल फील डीमोटिवेटेड. दीपक को लगेगा व्हाई शुड आई मैन्युफैक्चर 20 पीसेस एक्स्ट्रा, मैं भी रिलैक्स कर सकता हूँ, मैं भी आराम आराम से मैन्युफैक्चर करूंगा, व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम. व्हेन शी डजंट बॉदर कि मैं 20 पीसेस ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो व्हाई शुड आई गिव सो मच एफर्ट. तो उन्होंने इसी बात को नोटिस किया एंड व्हाट ही सजेस्टेड कि इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दिस सिस्टम वी शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव, यानी जो जितना, जैसे एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया कि पर डे में आपको मान लीजिए 190 पीसेस बनाने हैं, तो अगर 190 पीस बनाए आपने पर डे में, तो जितना वेज आपका डिसाइड है लाइक 200-400 रुपीज वो आपको मिलेगा. लेकिन अगर आपने 190 से ज्यादा बना दिया, 200, 250, 280 व्हाटएवर इट इज, तो आपको उससे ज्यादा एज अ इंसेंटिव दिया जाएगा. इंसेंटिव क्या होता है, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलता है. तो यानी आपके वेजेस तो आपको मिलेंगे, प्लस हम आपको आप फॉर द टाइम बिंग यू कैन अंडरस्टैंड इट एज अ बोनस, क्योंकि जब आप एचआर पढ़ेंगे इट वुड बी मच मोर क्लियर टू यू कि इंसेंटिव क्या है और परक्यूजिट्स क्या है. इंसेंटिव हमेशा आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए मिलता है. जैसे हम सेल्समैन की जॉब में बोलते हैं ना कि उसको आउटसाइड इंडिया के लिए उसको भेजा गया है क्योंकि उसने इतना सेल्स टारगेट अचीव कर लिया, दैट इज नथिंग बट दैट इज अ इंसेंटिव. तो जब भी आपने स्टैंडर्ड से ज्यादा काम कर लिया होगा, तब आपको ऑर्गेनाइजेशन आपको इंसेंटिव देगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हैं, वन मोर थिंग विच आई वांट टू एम्फसाइज कि उन्होंने ये भी कहा था टाइम एंड मोशन स्टडी. आई नो कि आप में से जो इंजीनियरिंग फील्ड से होगा वो समझ जाएंगे, लेकिन टाइम एंड मोशन स्टडी उन्होंने इसको पढ़ा और उन्होंने कहा कि हर टास्क को करने का एक स्पेसिफिक टाइम है. यानी अगर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो उसमें कितना मिनिमम टाइम लगेगा, कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम टाइम लगता है, उसके बेसिस पे हमने एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दिया, सो दैट द वर्कर्स कैन नॉट मेक द एक्सक्यूजेस कि नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ये स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दिया कि दिस प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड विद इन 2 आवर्स और विद इन 4 आवर्स और 5 आवर्स. फिर मोशन, किसी भी काम को करने में आपके जो बॉडी के मूवमेंट होते हैं वो कितने होते हैं. कई बार क्या होता है, जब आप क्योंकि लोगों के काम करने का तरीका अलग होता है, तो कुछ लोग मिनिमम मोशन करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और बिकॉज अगर आपकी बॉडी का मूवमेंट जाता है, आप बार बार बॉडी का मूवमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली जितने पीसेस आपको मैन्युफैक्चर करने हैं उतने पीसेस आप नहीं कर पाते, क्योंकि आप बॉडी का जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे फटीग आएगा, आपको थकान होगी, यू विल फील टायर्ड. बिकॉज ऑफ दैट आपकी जो एफिशिएंसी है वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगी. अननेसेसरी आप अपनी बॉडी को मूवमेंट दे रहे हैं विच इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत नहीं है. आफ्टर सम टाइम यू विल फील फटीग, आपको टायर्डनेस फील होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट टायर्डनेस जितना प्रोड्यूस करना था आपको, जितना मैन्युफैक्चर करना था आपको, आप उतना नहीं कर पाएंगे. सो दीज आर द फीचर्स. Then these were like we have already discussed, these were the principles. like आपका थंब रूल होना चाहिए, यानी कि एक स्पेसिफिक थंब रूल नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बल्कि साइंटिफिक रूल होना चाहिए फॉर द सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स. थंब रूल का मतलब ये नहीं कि जो भी आया हमने सोच लिया, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा जो मिनिमम डिमांड करेगा सैलरी की या वेजेस की, हम उसको रख लेंगे, ये हमारा थंब रूल है. मेरी ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सा थंब रूल है कि जो सबसे कम पैसा मांगेगा मैं उसको जॉब दूंगी. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप किसी वर्कर को सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट शुड बी डन ऑन अ साइंटिफिक बेसिस. आप साइंटिफिक बेसिस पे उनको सेलेक्ट करते हैं.
अपार्ट फ्रॉम दैट डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, यानी अगर कोई पर्सन वेल्डिंग में परफेक्ट है, उसको वेल्डिंग आता है, उसको वेल्डिंग में एफिशिएंसी है, तो आप उसको वेल्डिंग वाला ही काम दीजिए। ये नहीं कि आज आपने उसको वेल्डिंग वाला काम दे दिया, कल आपने उसको किसी और मशीन पे भेज दिया, किसी और मशीन पे एलोकेट कर दिया कि नहीं आज इस मशीन को आप ऑपरेट करो। ऑब्वियसली उसको उस मशीन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनएफिशिएंसी आएगी, उसको टाइम लगेगा उस चीज को सीखने में। तो उनका कहना यह था स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, यानी let's take it in the example of a faculty also. If the person is good in HR, so they can deliver good in HR only. If the person is good in maths, so she can deliver the good content in maths only. तो जिसका जिसमें स्पेशलाइजेशन है उसी बेसिस पे आप उसको टास्क अलोकेट कीजिए। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हमेशा क्या होता था ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो आज भी है, कि मैनेजमेंट और वर्कर्स, मैनेजमेंट को हमेशा प्रॉफिट मोटिव होता था, दे वांट टू अर्न द प्रॉफिट at any cost, at the cost of workers also, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वर्कर्स they always presume, उनको हमेशा ऐसा presume होता था कि मैनेजमेंट इज एक्सप्लॉइटिंग दैम, मैनेजमेंट उन्हें एक्सप्लॉइट करा है। तो एफडब्ल्यू टेलर का ये कहना था कि इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर यू शुड फोकस ऑन द कॉमन गोल, एक कॉमन गोल पे फोकस कीजिए, दैट वी हैव टू इनहांस द प्रोडक्टिविटी। हमें एक प्रोडक्शन में एक प्रोडक्टिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी इनहांस करनी है, क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी इनहांस होगी तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ऑब्वियसली एम्प्लॉइज विल आल्सो बी द स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके साथ वो प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। तो द वर्कर्स दे शुड कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट, वर्कर्स के लिए ये कहा गया कि आप कोऑपरेट कीजिए वर्कर्स के लिए। So these were the 4 principles. Till here, is there any doubt? Is there any doubt till here? Any doubt? I'm not getting your voice. Any doubt? Please let me know. No, ma'am. Okay, thank you, sir. Thank you. So let's move ahead. We have already discussed all these things. What were the times and motion study? What was the supervision? Why employee feel demotivated? The basic thing was that although the F.W. Taylor was have the greatest contribution, and that's why we used to term him as a father of scientific management. एक चीज जरूर याद रखिएगा कि एफडब्ल्यू टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट पर्सन, ही वाज द पियोनियर हु अप्लाइड द साइंटिफिक रूल्स इन द मैनेजमेंट। उससे पहले हम हमेशा यही समझते थे कि मैनेजमेंट में साइंस का कोई रोल नहीं है, मैनेजमेंट में साइंस का कोई रूल नहीं है, हम मैनेजमेंट में साइंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट ही वाज द पियोनियर हु हैव अप्लाइड द साइंस इन द मैनेजमेंट, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने पहले अप्लाई किया। In context of selection of the workers, in context of time and motion study, in context of standardization of time, तो वो पहले इंसान थे जिन्होंने हमें ये बताया कि साइंस को how can you apply the science in the field of the management. But again बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस है। पॉजिटिव साइड आपको पता ही चल गया कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियसली कॉपरेशन होगा तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस इज दैट कि समवेयर यू हैव इग्नोर्ड द नीड ऑफ द पर्सन, आपने इंसान को इंसान समझा ही नहीं, आपने एम्प्लॉय को एज अ ह्यूमन बीइंग समझा ही नहीं, आपका फोकस किस पे था, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे। ये सारी चीजें जितनी भी की गई कि सिलेक्शन आपका साइंटिफिक होना चाहिए, आप उनको ट्रेनिंग दिलाइए, आपका डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, ये सारी चीजें आपने अपने प्रोडक्शन को इनहांस करने के लिए की। व्हाट अबाउट द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को क्या मिला इससे? कुछ भी नहीं। यू वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट देम, और इवन वी कैन से यू वर नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट देम, आपको उनकी कोई फिक्र थी ही नहीं। You never consider them as a human being, but you were treating them as a mere tools of production. आपके लिए वो सिर्फ एक प्रोडक्शन को इनहांस करने वाला सिर्फ एक टूल थे, एक मशीन थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आपने ये कहा कि अगर हम
फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन है वो इनहांस हो जाएगा, आई एग्री। बट ये बात किसी तरह अगर आप ये नहीं कह सकते कि थंब रूल है, यानी जरूरी नहीं है कि हर किसी की फाइनेंशियली नीड हो, नहीं, मे बी जिस पर्सन को, जो पियोन है, उसका फाइनेंशियल नीड हो सकता है, उसको लगे कि ठीक है प्रोडक्शन, let's take it in the other way. If there are 120 employees in our organizations and they are working on the same production unit, एक ही प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे हैं और आपने उनको एक मैसेज पास किया कि whosoever will manufacture more than 200 units and the 200 units is the standard, ये स्टैंडर्ड है, इससे ज्यादा जो भी प्रोड्यूस करेगा उसे हम फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे। आई एग्री, मे भी हो सकता है कि 100 वर्कर्स दे माइट गेट मोटिवेटेड, वो मोटिवेटेड हो जाए इस बात को सुन के कि फाइन, द ऑर्गेनाइजेशंस दे आर व्हाट वी कैन से, दे आर रिस्पेक्टिंग आवर एफर्ट्स, वो हमारे एफर्ट्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दे आर रिकॉग्नाइजिंग आवर एफर्ट्स, हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करें। बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं जिनकी फाइनेंशियल नीड ना हो। अगर इसी चीज को आप हायर लेवल पे ले जाएं, यानी अगर आप इस चीज को मिडिल लेवल पे ले जाएं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सीनियर मैनेजर्स हो या प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो और आप उनको कहें कि भाई ठीक है, हमने 10 to 5 टाइम स्लॉट डिसाइड किया है कि आपको इतना रिपोर्टिंग टाइम है, इतने बजे आप लॉग आउट कर सकते हैं, बट whosoever will stay in the premises more than these 7 hours or 8 hours, we will give them incentives, हम उन्हें इंसेंटिव देंगे जो इसके बाद भी काम करेगा। तो दिस इज नॉट अ थंब रूल कि आपकी प्रीमाइसेस के अंदर हर कोई स्टे करके उस फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर वहां पे काम करना शुरू कर देगा, बिकॉज द पर्सन दोज हु आर एट सच पोजीशन, at the position of the senior manager or the project manager, they don't bother about your bonus or they don't bother about your incentive, क्योंकि उन्हें पता है उनका डेजिग्नेशन, उनका सैलरी, उनका रेम्यूनरेशन उनकी नीड्स सेटिस्फाई कर देता है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी ऐसी फैमिली से आते हैं जहां मॉनिटरी इंसेंटिव्स या इन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का लीस्ट वैल्यू है, यानी अगर आप किसी ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जहां आपके पास BMW, फरारी है और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो आपको ये कहे कि प्लीज you spare your 60 minutes after your working hours. I think there is someone. You spare your 60 minutes after your working hours and we will give you 2,000 rupees per month. So there might be few person who will be least interested in doing so. ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको इस चीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होगा, because they will assume or they will think we have the family, we love our family, we are doing work over here because we have certain obligations, हमारी कुछ obligations है, कुछ responsibility है, इसलिए हम यहाँ पे काम करें, but I cannot sacrifice my personal life just to get the 2,000 rupees as a bonus. मैं बोनस के लिए अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। So this was the major hurdle और major limitation. ये एक limitation थे। दूसरी limitation जैसा मैंने आपको बताया कि you are not considering the employees as a human being. आप उन्हें as a human being consider नहीं करके चलें। फिर ये कह देना कि there should be the one best way of doing work. This seems to be very illogical. ये अगर आप rational basis पे लेके आएंगे तो ये बड़ा प्रैक्टिकली जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये बड़ा इलॉजिकल लगता है, बिकॉज यू नो एवरीबडी हैज द डिफरेंट एबिलिटीज टू डू द टास्क। कोई बहुत खड़े लाइक इफ द पर्सन इज आस्क्ड टू टेक अ क्लास, अगर कोई फैकल्टी है क्लास लेने के लिए बोला जाए तो मे बी देयर आर फ्यू फैकल्टीज दोज हु विल सिट एंड दे कैन टेक द क्लास फ्लॉलेसली, बहुत अच्छे से क्लास ले सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड देयर माइट बी सम फैकल्टीज दोज हु विल प्रेफर कि वो खड़े होकर क्लास को पढ़ाएं। कुछ हो सकता है ब्लैक बोर्ड का यूज करे, कुछ हो सकता है पावर पॉइंट का यूज करे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द फैकल्टी। सो वी कैन नॉट से दैट दिस इज द बेस्ट वे टू टीच द क्लास, नोबडी कैन डिसाइड इट। It depends upon the target audience. They will tell you that fine, we are getting it or we are not getting it. But based on your assumptions and you have decided, okay, fine, this is the best way. Who told you that this is the best way? If my audience are not understanding me, no, then that method is not at all applicable. So these were some major limitations. And in the next class, we will discuss about the other theories. हम बाकी की theories भी discuss करेंगे.